हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है नीतीश कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आप मैथ्स का कोई सा भी टॉपिक पढ़ेंगे आपको हर एक जगह ये यूज होने वाला है। मतलब यदि आप सारे टॉपिक को आप ऐसे लिस्ट वाइज डिवाइड कर दें और देखें कि भाई कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इस टॉपिक का जो प्लेस होगा ये सबसे ऊपर होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका एप्लीकेशन जो है ये आपको हर एक जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब हर एक टॉपिक में इसका यूज जो है वो रहेगा। इसलिए इस टॉपिक से आपको जो आपका जेईई मेंस और एडवांस में जो क्वेश्चन है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन जो है वो आने वाले जितने भी टॉपिक हैं उसमें होने वाला है। तो आप लोग इसको जो है प्रॉपर ध्यान से इसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, और इसका नोट्स बनाइएगा और मैं इसको मतलब बेसिक लेवल से लेकर के हायर लेवल तक ले जाऊंगा। इसमें जितने भी मतलब क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सबको मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो आप प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आप जो कमेंट करेंगे उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे अच्छे जो है क्वेश्चंस जो है यहाँ पर लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा। और सबसे पहले आज जो है हैप्पी टीचर्स डे, मतलब जो हम लोगों को जो सर पढ़ाए उसको भी मैं मतलब अपने तहे दिल से प्रणाम करता हूं और आप सभी को जो है वो हैप्पी टीचर्स डे। तो आज हम लोग अब शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने लास्ट क्लास में जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स देख लिया। ठीक है, मतलब फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, हमने अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज के बारे में देख लिया, मॉडुलस फंक्शंस के बारे में देख लिया, मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में देख लिया। अब वहां से हमारी गाड़ी अब आगे बढ़ेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नीचे मैंने लिख रखा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है? तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है मैं ये लिख रखा हूं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप इस इक्वेशन से इससे आप परिचित होंगे, लेकिन ये देखिए, ये इसको मैंने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हूं, मतलब इधर भी एक वेरिएबल है, ये इधर भी एक वेरिएबल है। लेकिन जब इसी इक्वेशंस को मैं किसी इक्वल्स टू साइन डाल करके कुछ भी 5 6 0 डाल दूं तो ये क्या हो जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाता है। लेकिन जब मैं y और x में रिलेशंस को दिखा रहा हूं तो ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। तो ये डिफरेंस है इक्वेशंस और एक्सप्रेशन में। जब भी आप इस एक्सप्रेशंस को आप क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जैसे मानकर चलिए 0 पुट कर दिए तो उसी टाइम पर ये इक्वेशन हो जाएगा। सर उसके बाद ये दिमाग में आएगा कि सर इसको आप क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हो? क्वाड्रेटिक किस हिसाब से बोल रहे हो? क्वाड्रेटिक मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि जो x की मैक्सिमम पावर है, जो x की मैक्सिमम पावर है वो 2 है। x की जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर ऑफ x, मैक्सिमम पावर ऑफ x ये क्या है? 2 है। जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सप्रेशन में जो भी हमारा वेरिएबल है और जो हमारा क्वाड्रेटिक, ये जैसे क्वाड्रेटिक, इसको हम क्वाड्रेटिक बोले, ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब मान के चलिए इसमें क्या है? x का मैक्सिमम पावर 2 है तो इसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। 1 रहता था 1 वाले इक्वेशंस में तो उसको लीनियर बोलते हैं। उसके बाद यदि 3 रहेगा मैक्सिमम पावर तो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे या क्यूबिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। उसके बाद जैसे मान के चलिए 4 होता है तो उसको हेट्रा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है वो पावर के बेसिस पे ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा कितना पावर है और उसके बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि उसको क्या बोलते हैं। तो यहां पर x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा ये एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल दीजिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो है मैक्सिमम पावर 2 है, इसको हमने क्या बोला? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं
कि देखिए y और x में क्या दे रहा है, y और x में क्या है, कोई रिलेशन बता रहा है। जब भी आपको y और x में रिलेशन पता होता है तो हम उसका ग्राफ क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ जो होगा ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जब भी हमको y और x में ग्राफ दिया रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका ग्राफ हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका यदि ग्राफ जो होता है, इसका ग्राफ जो होता है वो होता है पैराबोला। इसका ग्राफ जो होता है वो होता है पैराबोला। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो क्या होता है, पैराबोला। यहां पर हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसमें ए बी और सी क्या है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ए बी सी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। अच्छा, ए बी सी जो है वो रियल नंबर होना चाहिए, है ना। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो एबीसी हमारा जो क्वाड्रेटिक का जो कोफिशिएंट है ये क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए और a डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, है ना। a डज नॉट इक्वल्स टू 0 तो ऑब्वियस है कि जैसे ही मैं a को 0 करूंगा एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, bx प्लस सी बचेगा, लीनियर टर्म बचेगा, मतलब a को 0 नहीं होना पड़ेगा, मतलब a को 0 नहीं होना चाहिए। b और c हमारा कोई कंडीशन नहीं है, b 0 भी हो सकता है, c 0 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम पावर यदि मान के चलिए अवेलेबल है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा फील देने के लिए मैं ये चीज बोल देता हूं कि जैसे कि y बराबर मान लीजिए कि क्या है ये एक्स स्क्वायर और b और c को मैं क्या करता हूं, 0 कर लिखता हूं। b और c को यदि हम 0 कर दिए फिर भी हमारा क्या रहेगा, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही रहेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, y बराबर एक्स स्क्वायर ले लिया। अब a को मैं मान के चलिए 1 पुट कर देता हूं, मतलब सहूलियत के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, y बराबर एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा फील दिलाने के लिए कहां से ग्राफ कैसे जो है वो पैराबोला आता है। अब मान के चलिए हम लोग कैसे निकालते थे, x की वैल्यू रखा, y की वैल्यू को, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या करते थे हम लोग, x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करके फिर हम लोग ग्राफ बना लेते थे। उस तरह से हम लोग देखते हैं कि मान के चलिए कि y बराबर 0 हुआ, x बराबर 0 हुआ तो y बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, ये 0,0 हो गया। उसके बाद यदि x बराबर 1 करें, x बराबर यदि हमारा 1 हुआ तो y बराबर भी 1 होगा। मान लीजिए ये कहीं यहां पे कहीं पे आया, ये क्या हो गया हमारा 1,1। ठीक है, x बराबर यदि आप 2 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। मान लीजिए कि ये कितना हो गया, 4,4। उसी तरह से यदि आप -1 डालेंगे, x बराबर यदि -1 डालेंगे तो ये कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, उसके बाद यदि आप क्या करेंगे, 2 डालेंगे तो फिर भी क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहां पे आ जाएगा 4, यहां पे आएगा 4। ये क्या हो जाएगा, ये क्या है 2,4 और ये भी क्या होगा 2,4, -2,4 होगा ये वाला पॉइंट -2,4। ठीक है, अब यदि आप इस पॉइंट को मिलाएंगे, इस पॉइंट को यदि आप मिलाएंगे तो आप देखिए एक पैराबोला बनेगा। ये ऐसे आप यदि आप इस पॉइंट को मिला देंगे तो ये हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग पैराबोला, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग पैराबोला। तो आप इस चीज को आप ध्यान रखिए कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, उसका ग्राफ y और x में क्या है, हमको रिलेशन पता है। जब भी हमको y और x में रिलेशन पता होता है तो हम उसका ग्राफ फाइंड कर सकते हैं। तो ग्राफ यदि हमने फाइंड किया तो उसका क्या निकला, पैराबोला। तो आप ध्यान रखिएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, पैराबोला होता है। अब पैराबोला ऐसे बनेगा कि पैराबोला ऐसा बनेगा, ये कैसे पता करेंगे। ठीक है, 2 टाइप के पैराबोला बन सकते हैं। आपने देखा कि उस केस में क्या था, पैराबोला अपवर्ड बना था। मैंने क्या रखा था वहां पर, a = 1 रखा था। तो ये
ये जो है या तो पैराबोला ऐसा बनेगा या पैराबोला, बट इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिकली अपवर्ड या माउथ ओपनिंग अपवर्ड। ठीक है, इसमें जो सबसे नीचे वाला जो ये पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। इसमें भी ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे वर्टेक्स, इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। वर्टेक्स का सीधा सा मतलब हुआ कि जहां से मान लीजिए कि पैराबोला अपना क्या करता, पलटी मारता है। पलटी मारने का मतलब जैसे ही मान के चलिए ये ग्राफ यहां से क्या हो रहा था, डिक्रीज होकर के यहां तक आया, फिर यहां से इंक्रीज करना शुरू हो गया। यहाँ पे क्या हो, बढ़ रहा था, फिर यहां से इंक्रीज करना शुरू हो गया। तो जहां से भी पैराबोला ने अपना नेचर चेंज किया, वो जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। अब ये सर ऐसे कैसे पता, मतलब कैसे पता करेंगे कि कब जो है वर्टिकली अपवर्ड बनेगा, कब वर्टिकली डाउनवर्ड बनेगा। तो इसको पता करने के लिए जो हमारा इक्वेशंस है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां से हमको पता चलेगा कि वर्टिकली अपवर्ड बनेगा कि वर्टिकली डाउनवर्ड बनेगा। ये पता करेंगे। एक्स स्क्वायर जो मैक्सिमम पावर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मैक्सिमम पावर 2 होता है, उसके अब साइन से पता चलेगा एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम पावर, एक्स स्क्वायर का साइन क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। ये कब, यहां से मान के जिसका कोफिशिएंट क्या है, ए है। अब यदि मान के चलिए ए ग्रेटर देन 0 होगा तो ये मतलब कि एक्स स्क्वायर का साइन क्या पॉजिटिव होगा, और ए यदि लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जब भी ए ग्रेटर देन 0 होगा तो ये अपवर्ड बनेगा, और जब भी ए लेस देन 0 होगा तो ये डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, ये बात समझ गए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ए है, और ए यदि ग्रेटर देन 0 होगा तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा, ए यदि लेस देन 0 होगा तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि ए ग्रेटर देन 0 दैट इज माउथ ओपनिंग अपवर्ड, माउथ ओपनिंग अपवर्ड। जब ए लेस देन 0 होगा तो इसको बोलेंगे माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड। जब ए लेस देन 0 होगा तो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, और जब ए ग्रेटर देन 0 होगा तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा। इतना चीज समझ में आ गया आप लोगों को कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होगा उसका ग्राफ पैराबोला बनेगा, और पैराबोला का माउथ ओपनिंग अपवर्ड कब होगा, जब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ए ग्रेटर देन 0 होगा तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा, जब ए लेस देन 0 होगा तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। ठीक है, इतना चीज आप लोग समझ गए। आइए आगे बढ़ते हैं अब, और जो उसका लोएस्ट पॉइंट, अब मान के चलिए इसके जो वर्टेक्स होता है जहां से पैराबोला अपना नेचर चेंज करता है या पलटी मारता है, देसी भाषा में बोले तो उसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स। मतलब इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इसमें इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। आइए आगे बढ़ें, और हम लोग अब ये चीज देखते हैं कि ग्राफ जो है पैराबोला को, जो हमारा जो ग्राफ वर्टिकली अपवर्ड बना है और वर्टिकली डाउनवर्ड बना है, वो कितने टाइप के बन सकते हैं, कितने टाइप के उसमें बन सकते हैं। मान लीजिए ये ए ग्रेटर देन 0 हुआ, ए ग्रेटर देन 0 हुआ, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसमें मान के चलिए एक तो थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, शायद आपको विजिबल नहीं होगा वहां पे, तो ठीक है, देखिए ए ग्रेटर देन 0 होगा, हमको ये पता है कि ए ग्रेटर देन 0 में क्या होगा, पैराबोला का माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा। अब ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड में भी क्या हो सकता है, या तो पूरा का पूरा जो ग्राफ है हमारा, जो पूरा का पूरा ग्राफ है हमारा, ये क्या हो जाए, एक्स एक्सिस के ऊपर हो जाए पूरा का पूरा, और ये जो ग्राफ है या तो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ निकल जाए, या नहीं तो जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कट करता हुआ निकल जाए। इतनी सारी पॉसिबिलिटी ए ग्रेटर देन 0 के लिए हो सकती है। ये हमारा एक्स एक्सिस है,
ठीक है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन, जब a लेस देन 0 होगा, जब a लेस देन 0 होगा तो ये हमारा ग्राफ जो है इस तरह से बन सकता है। ये तो मान के चलिए ग्राफ क्या है, पूरा का पूरा एक्स एक्सिस से ऊपर है, मतलब हवा में ये ग्राफ है। उसके बाद इसको हम ये बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस के नीचे है, ये जमीन में गिरता हुआ टाइप का ग्राफ है। उसके बाद इस केस में भी हो सकता है कि भाई यहां से ये एक्स एक्सिस को टच करे और बाहर निकल, मतलब नीचे की तरफ चले जाए। उसके बाद इस तरह से भी हो सकता है कि भाई एक्स एक्सिस को इस तरह से कट करें, ठीक है। तो ये कुल 6 तरह के ग्राफ जो हैं हमारे पास हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, जब a ग्रेटर देन 0 होगा और जब a लेस देन 0 होगा, ठीक है। a लेस देन 0 यदि होगा तो हमारा ये ग्राफ हो गया। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि कब जो होगा ये ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, कब ये एक्स एक्सिस को टच करेगा और कब एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। ये चीज का पता हम कैसे करेंगे, तो इसको पता करने के लिए जो सबसे हमारा रामबाण चीज है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट डी, ठीक है। ये हमारा इक्वेशंस है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब हम ये कैसे पता चलेगा इसको कि भाई कब जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, कब टच करेगा, कब कट करेगा, ठीक है। तो इसका पता हमको चलेगा डिस्क्रिमिनेंट से, ठीक है। जब इन दो केसों में देखिए यहां पर भी रूट है, मतलब यहां पर भी एक रूट दो रूट है लेकिन दोनों इक्वल हैं, यहां पर भी दो अनइक्वल रूट हैं, मतलब एक्स एक्सिस को जहां पर कट करता है वो रियल रूट हमारे पास होता है ना। ये चीज हम लोग जानते हैं कि जब भी एक्स एक्सिस को जहां पर कट कर रहा है तो वो क्या होगा, रियल रूट होगा। एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या टच कर रहा है, इसको यदि टच कर रहा है तो भाई इसके भी रूट हैं, दो रूट हैं लेकिन क्या है, इक्वल रूट हैं, दो इक्वल और रियल रूट हैं। इसके भी दो अनइक्वल एंड रियल रूट हैं, लेकिन ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब कोई भी रियल रूट हमारे पास है ही नहीं। ये एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना तो कट कर रहा है। तो भाई हम लोग कैसे, इसका मतलब हुआ कि भाई इस केस में जो डिस्क्रिमिनेंट है हम लोग जानते हैं कि d लेस देन 0, d इक्वल्स टू 0 एंड d ग्रेटर देन 0। तो इस केस में क्या होगा, d लेस देन 0 होगा, d लेस देन 0 होगा। इस केस में क्या होगा, d इक्वल्स टू 0 होगा, और इस केस में क्या होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। इसी तरह से इसमें क्या होगा, d लेस देन 0 होगा, इसमें क्या होगा, d इक्वल्स टू 0 होगा, और इसमें क्या होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा। जब भी d ग्रेटर देन 0 होता था तो हम लोग क्या जानते हैं कि उसके टू अनइक्वल रियल रूट्स मिलते हैं। रियल रूट्स का मतलब ही है कि भाई एक्स एक्सिस को वो टच या कट कर रहा है, यहां पे टच कर रहा है तो इसमें d 0 होगा, इसमें क्या होगा, कट कर रहा है दो जगह पे x पे, तो इसमें दो रूट्स हैं, और इसके केस में क्या होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा, और इस केस में क्या होगा, d लेस देन 0 होगा। इतना चीज समझ गए कि भाई कब जो है कट करेगा, कब टच करेगा, कब एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, एक्स एक्सिस के नीचे होगा। ये सारी कहानियां पता चल गई, किसको देख करके, डिस्क्रिमिनेंट को देख करके, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी सी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आगे। इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इसको वर्टेक्स बोलते हैं हम लोग, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, तो उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। तो ग्राफ कोई सा भी हो उसके एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग लिखते हैं -b/2a। ग्राफ कोई सा भी हो उसके एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग लिखते हैं -b/2a। ग्राफ कोई सा भी हो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा -b/2a। ग्राफ कोई सा भी हो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा -b/2a। ग्राफ कोई सा भी हो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा -b/2a। ग्राफ कोई सा भी हो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा -b/2a।
ग्राफ कोई सा भी हो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b/2a, किसका, वर्टेक्स का। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया -b/2a। अच्छा, यदि एक्स कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया, एक्स कोऑर्डिनेट यदि पता चल गया तो वाई कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। कहां से, यहां से, यहां से पता चल जाएगा, x² + bx + c। आप यदि इस -b/2 को यदि आप इसमें पुट करेंगे, आप पुट करके देखिएगा -d/4a होगा। तो मतलब ग्राफ कोई सा भी हो जो उसका y कोऑर्डिनेट होगा वो -d/4a होगा। ठीक है, इसको यहां पे लिख देते हैं, जो उसका y कोऑर्डिनेट होगा वो -d/4a होगा। ठीक है, ग्राफ कोई सा भी हो जो उसका y कोऑर्डिनेट होगा वो -d/4a होगा। यहाँ पे देखिए y कोऑर्डिनेट 0 आएगा क्योंकि d 0 है, तो d 0 आएगा तो क्या होगा, 0 आएगा। यहाँ पर भी ग्राफ कोई सा भी हो उसका y कोऑर्डिनेट -d/4a होगा। ग्राफ कोई सा भी हो उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो -d/4a ही होगा। ग्राफ कोई सा भी हो उसका y कोऑर्डिनेट -d/4a ही होगा। ग्राफ कोई सा भी हो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो -d/4a ही होगा। ठीक है, इतनी सारी जानकारी, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप समझ पाए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ 6 तरह के कुल ग्राफ बनेंगे, और ये जो है बेस बनाएगा आपका आगे का जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे उसका। तो ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से मतलब समझिए, इस 6 तरह के ग्राफ को आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि कब <0 होगा, कब <0 होगा, कब इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये पूरे के पूरे ग्राफ आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, मतलब फिट होना चाहिए। और इसके जो x कोऑर्डिनेट होंगे वर्टेक्स का वो -b/2a होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -d/4a होगा। ठीक है, तो इतना चीज समझ गए आप लोग। अब थोड़ा सा मैं इसमें और आगे की तरफ मूव करते हैं, है ना। आइए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारा ये है y = ax² + bx + c। ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। हमने इसके वर्टेक्स के बारे में बात किया। वर्टेक्स जो x कोऑर्डिनेट है वो -b/2a है, और जो उसका y कोऑर्डिनेट है वो -d/4a है। इस वर्टेक्स की हम लोगों ने बात कर लिया। ग्राफ, ये हमारा ग्राफ है, इसका जो वर्टेक्स है क्या है, -b/2a -d/4a। एक चीज और, यदि मैं इसमें ये बताना चाहूं, देखिए a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन यदि 0 है तो पैराबोला का माउथ ओपनिंग अपवर्ड है। इसकी जो दो सिराएं हैं, इस पैराबोला की जो 2 सिराएं हैं वो कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ये कहां पे है, y की मिनिमम वैल्यू की जो बात करें ये कहां पे, वर्टेक्स पे, मतलब कहां पे, -d/4a पे। जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो वर्टेक्स पे है, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ये तो इन्फिनिटी तक जा रही है। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है और इसकी मिनिमम वैल्यू -d/4a है। इस केस में देखिए पैराबोला का जो दोनों पैर है ये कहां तक जा रहा है, जमीन में गड़ते हुए जा रहा है। मतलब क्या, ये -इन्फिनिटी है। मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, -इन्फिनिटी है। इसकी मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी होगी, जो कि निगेटिव में जितना ज्यादा होगा उतना निगेटिव होगा, मतलब उतना कम होगा। मीन्स ये क्या है, -इन्फिनिटी है। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी -इन्फिनिटी होगी, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो -d/4a होगा। ठीक है, इतना समझ गए होंगे कि इस केस में मिनिमम वैल्यू कहां पे आ रहा है, -d/4a पे आ रहा है, मैक्सिमम इन्फिनिटी पे जा रहा है। इस केस में मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी पे जा रहा है और मैक्सिमम वैल्यू -d/4a पे आ रहा है। ठीक है, तो आइए उसी बात को हम लोग यहां पे लिख लें। उसी बात को हम लोग यहां पे लिखते हैं। ये क्या है, -b/2a -d/4a, ये हमारा वर्टेक्स का क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। अब यदि हम लोग a ग्रेटर देन 0 की, जब a क्या करें, ग्रेटर देन 0 की बात करें, a ग्रेटर देन 0 की बात करें, तो इसमें y की जो वैल्यू होगी y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक जाएगा, -d/4a से लेकर के कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। जब a लेस देन 0 होगा तो y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक जाएगा, -इन्फिनिटी टू
माइनस डी बाय 4a। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे, मैंने पीछे आपको समझाया। अब देखिए a ग्रेटर देन 0 है तो y बिलोंग्स टू क्या हो गया, माइनस डी बाय 4 है। मतलब इस केस में y की मिनिमम वैल्यू है माइनस डी बाय 4a, और इस केस में y की मैक्सिमम वैल्यू है माइनस डी बाय 4a। ठीक है, इस केस में y की मैक्सिमम वैल्यू आई माइनस डी बाय 4a। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ कुछ। ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसको आप ध्यान से देखिए ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बहुत बार आएगा, बहुत बार। अब जो है पूरे मैथमेटिक्स यदि आप पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा ये आएगा हमेशा। तो ये y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैं इस एक्सप्रेशन को चाहता हूं, ये हमारा एक्सप्रेशन है, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। मैं ये चाहता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c कि y की मतलब x की किसी भी वैल्यू पे ये क्या हो, पूरी की पूरी पॉजिटिव आए। मतलब y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये ग्रेटर देन 0 हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मेरी ये चाहत है कि भाई x की किसी भी वैल्यू के लिए ये y जो है वो हमेशा पॉजिटिव आए। तो क्या कंडीशन इसमें हो सकता है, या क्या कंडीशन इसमें हो सकता है कि y की किसी भी वैल्यू, x के किसी भी वैल्यू के लिए y हमेशा पॉजिटिव आए। आपको दिख रहा है इस वाले ग्राफ में क्या होगा, किसी भी वैल्यू के लिए इसमें तो क्या है, d 0 भी है और इसमें d नेगेटिव है। देखिए इस यहां पर जो, और यहां से लेकर यहां पर तो क्या है, हमारा y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। मैं चाह रहा हूं कि भाई y का कोई सा भी वैल्यू हो, x की किसी भी वैल्यू के लिए y हमेशा पॉजिटिव आए। तो y हमेशा पॉजिटिव किस केस में आ रहा है, इस केस में देख लीजिए कि आपको y की किसी भी वैल्यू के लिए, सॉरी x की किसी भी वैल्यू के लिए देखिए y क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। x की किसी भी वैल्यू के लिए क्या है, ये y क्या है, पॉजिटिव है। मतलब इसका कंडीशन यदि लिखना होगा हमको तो हम क्या लिखेंगे, a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। ये हमारा क्या होगा, कंडीशंस होगा। a मतलब a ग्रेटर देन 0 और इंटरसेक्शन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन d लेस देन 0। मतलब a तो ग्रेटर देन इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इंटरसेक्शन क्यों लगाया कि भाई a ग्रेटर देन 0 हो और यदि d लेस देन 0 हो जाएगा तो हमारा y की किसी भी वैल्यू के लिए, x की किसी भी वैल्यू के लिए y हमारा क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो इस केस में मैं यदि ये चाहता हूं कि भाई x की किसी भी वैल्यू के लिए y हमारा पॉजिटिव आए, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो हमारा कंडीशन क्या होगा, a ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्शन d लेस देन 0। ठीक है, ये हमारा कंडीशन हो जाएगा कि a को ग्रेटर देन 0 तो होना पड़ेगा, क्योंकि तब तो ऊपर की तरफ ग्राफ बनेगा। ग्राफ को आप दिमाग में सोचिए, ग्राफ को आप यदि दिमाग में दौड़ाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0 होना पड़ेगा इस केस में। उसके बाद मैं ये चाहता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैं ये चाह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हमको देखिए ये जो हमारा ग्राफ है, मैं चाह रहा हूं कि भाई x की हर एक वैल्यू के लिए पूरा का पूरा पॉजिटिव भी हो और 0 भी हो जाए, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या, मतलब पूरा को या तो मतलब पूरा का पूरा क्या हो, पॉजिटिव हो या 0 भी हो, है ना। तो इस केस में हमको क्या क्या लिखना पड़ेगा, या यदि 0 का कंडीशन यदि हमको लगाना पड़ेगा, 0 का यदि कंडीशन लगाना पड़ेगा तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई है, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भाई 0 भी हो जाए। तो क्या मतलब यहाँ पे कंडीशंस, यहाँ पे जो हमारा कंडीशंस होगा मैं ये लिख सकता हूं कि a ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्शन d लेस देन इक्वल्स टू 0।
और डी इक्वल टू 0 का भी साइन लगा दिया। इस केस में क्या होगा, उसने पूरे के पूरी पॉजिटिव वैल्यू ले लिया और यदि जहां पर 0 हो रहा है उस वैल्यू को भी ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन हो जाएगा इस केस में। उसके बाद मैं ये चाहता हूं कि भाई x की कोई भी वैल्यू डालो, x की हर एक वैल्यू के लिए निगेटिव आए, मतलब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये पूरे के पूरे जो वैल्यू है y की, जो पूरी की पूरी वैल्यू है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पूरी वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आए, है ना। अब दिमाग में आप सोचिए कि कौन से ग्राफ में x की हर एक वैल्यू के लिए क्या आ रहा है, निगेटिव वैल्यू आ रहा है। आपको ग्राफ को आप देखेंगे तो आप ग्राफ में देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, आप देखिए किस ग्राफ में x की हर एक वैल्यू के लिए, ये तो y की वैल्यू होती है ना जो ग्राफ का होता है, ये तो y की वैल्यू को दिखा रहा है ना ग्राफ, मतलब x की हर एक वैल्यू के लिए जो पूरा एक्सप्रेशन है वो क्या है, निगेटिव। x की हर एक वैल्यू के लिए y निगेटिव किसमें है, x की हर एक वैल्यू के लिए, देखिए x की हर एक वैल्यू के लिए ये निगेटिव आ रहा है, x की हर एक वैल्यू के लिए ये निगेटिव आ रहा है। इस केस में यदि हमको कंडीशन लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0। क्या होगा इसमें जो कंडीशन होगा, ये क्या होगा, a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0, है ना। a लेस देन 0 यदि हम कर दिए तो भाई ग्राफ नीचे बनेगा, मतलब x की हर एक वैल्यू के लिए निगेटिव वैल्यू आएगी, तो a लेस देन 0 और यदि पूरे निगेटिव हैं तो भाई मतलब d लेस देन 0, मतलब ग्राफ यदि जमीन में गड़ता हुआ दिख रहा है तो भाई वो कोई रियल रूट आएगा नहीं और पूरी वैल्यू के लिए क्या होगी, वो निगेटिव होगा, तो मतलब d लेस देन 0। ठीक है, अब यदि एक इक्वेशन से हम लोग एक कंडीशन और देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम ये चाह रहे हैं कि भाई x की किसी भी वैल्यू के लिए वो लेस देन इक्वल्स टू 0 हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो अब ये कंडीशन हो गया। अब इस कंडीशन से हमको क्या भाई, लेस देन 0 का मतलब क्या, a लेस देन 0, हर एक वैल्यू के लिए निगेटिव, मतलब क्या, नीचे ग्राफ बनेगा, नीचे के मुंह उसका माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, और मैं ये चाह रहा हूं कि भाई x के हर एक वैल्यू के लिए वो लेस देन 0 हो और इक्वल टू 0 भी हो। इक्वल टू 0 कब होता है, जब d को क्या होना, 0 भी होना पड़ेगा, मतलब a लेस देन 0 इंटरसेक्शन d लेस देन इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे चीज आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम इस पर क्या करते हैं, कुछ अच्छे एग्जाम्पल करते हैं, और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका एप्लीकेशन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप इसके एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। आइए इसके ऊपर हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं। इस क्वेश्चन पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं। हाँ, एग्जाम्पल है इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हैज नो रियल roots, then so that c into a plus b plus c greater than 0। ठीक है, कह रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हैज नो रियल रूट्स।
आपको दिमाग में तुरंत ही मतलब क्लिक होना चाहिए कि हैज नो रियल रूट्स का क्या मतलब है। ग्राफ आपके दिमाग में तुरंत दौड़ जाना चाहिए कि हैज नो रियल रूट्स, व्हाट डज इट मीन्स। हैज नो रियल रूट्स, व्हाट डज इट मीन्स। ग्राफ में आपको देख करके तुरंत ही मतलब दिमाग में क्लिक करना चाहिए। कह रहा है कि ध्यान सो दैट सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, आइए आराम से इसका सॉल्यूशन को देखिए आप लोग। इसका मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। इसका सॉल्यूशन हैज नो रियल रूट्स। हैज नो रियल रूट्स का क्या मतलब है? देखिए हम लोग ग्राफ पढ़े थे, हम लोग ग्राफ पढ़े थे, है ना। और सॉरी, ठीक है ना। ये 6 तरह का ग्राफ बनेगा, ये 6 तरह का ग्राफ बनेगा। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि हैज नो रियल रूट्स किसमें, मतलब के मतलब कोई सा भी रूट्स उसका रियल नहीं होगा। किस केस में उसका कोई सा भी रूट रियल नहीं होगा? इसमें भी रियल रूट है, इसमें भी रियल रूट है, इसमें भी रियल रूट है, इसमें भी रियल रूट है। बचा कौन सा? ये। इसके तो कोई किसी एक्सेस तो कहीं टच ही नहीं कर रहा है, मतलब इस केस में तो नो रियल रूट्स का कंडीशन आएगा। मतलब ये ग्राफ, ये ग्राफ और ये ग्राफ और ये ग्राफ तो नहीं आएगा। हैज नो रियल रूट्स इन 2 केस में आ सकता है। हैज नो रियल रूट्स इस केस में आ सकता है क्योंकि x के हर एक वैल्यू के लिए क्या है, ये पॉजिटिव है। x के हर एक वैल्यू के लिए क्या है, ये नेगेटिव है। लेकिन x को ना तो कहीं टच कर रहा है ना तो कहीं कट कर रहा है। मतलब a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0, और इस केस में क्या है d लेस देन 0, और इस केस में क्या है d लेस देन 0, और इसमें क्या है a ग्रेटर देन 0 और इसमें क्या है a लेस देन 0। तो ये हमारा 2 ग्राफ हो गया। ये हमारा क्या हो गया, 2 ग्राफ हो गया। इस केस में क्या कह रहा है वो, हैज नो रियल रूट्स। मतलब क्या, मीन्स हैज नो रियल रूट्स फॉर every value of x, y will either positive or negative। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, x के हर एक वैल्यू पे या तो y तो क्या है, या तो पॉजिटिव है और क्या है, निगेटिव है। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको यदि मान के चलिए fx मान लेता हूं, fx इक्वल्स टू ये क्या हो गया अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या हो गया हमारा fx हो गया। अब x की हर एक वैल्यू के लिए ये क्या है, पॉजिटिव है। ये a प्लस बी प्लस सी की बात कर रहा है, एक c की बात कर रहा है। तो मैं इसका क्या करता हूं, x की जगह पे 1 डालता हूं। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी। एफ ऑफ 0 की यदि बात करता हूं तो एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा, c। अब एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 0 मैं करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, c इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 0 किया, c इंटू एफ प्लस बी प्लस सी। देखिए आप इस केस में, इस ग्राफ के केस में एफ ऑफ 0 क्या आएगा, x के हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव, मतलब 0 पे पॉजिटिव आएगा, 1 पे पॉजिटिव आएगा। a प्लस बी प्लस सी के कुछ भी हो जाए पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि एफ ऑफ 1 क्या है, x की किसी भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव आना चाहिए। मतलब जो इसका प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। यदि इस केस की बात करें, यदि इस केस की बात करें तो एफ ऑफ 1 क्या आएगा, x यदि मान कर चलिए x की हर एक वैल्यू के लिए निगेटिव है तो भाई 1 के लिए भी निगेटिव आएगा, 0 के लिए भी निगेटिव आएगा, सब के लिए निगेटिव आएगा। तो एफ ऑफ 1 के लिए ये भी निगेटिव आएगा, एफ ऑफ 0 के लिए भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। एफ ऑफ 0 के लिए भी निगेटिव आएगा, एफ ऑफ 1 के लिए भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। समझ पा रहे हैं। एफ ऑफ 1 के लिए भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और एफ ऑफ 0 के लिए भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा।
एफ ऑफ जीरो क्या है, मतलब ये क्या है, सी। अब इसको यदि मल्टीप्लाई करें सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये भी क्या है निगेटिव, और ये पूरा भी क्या है निगेटिव, ये क्या होगा मल्टीप्लाई हो क्या ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। मतलब दोनों केस में क्या होगा, मतलब सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब यहां से कंडीशन ये निकला कि दोनों का यदि साइन सेम हो, यदि एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन का यदि साइन सेम होगा, यदि इसका हैविंग सेम साइन, एफ ऑफ वन और एफ ऑफ जीरो का यदि सेम साइन होगा तो भाई उसका प्रोडक्ट क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। इसमें भी दोनों क्या है नेगेटिव है, मतलब सेम साइन है, तो प्रोडक्ट क्या है सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो भाई ये देख रहे हैं आप सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा ग्रेटर देन जीरो हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो समझे आप इसके एसेंस को समझिए कि हैज नो रियल रूट्स का क्या मतलब हुआ, हैज नो रियल रूट्स का क्या मतलब हुआ, हैज नो रियल रूट्स का मतलब यही हुआ। इसका ग्राफ आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ठीक है। आइए कुछ और मजेदार क्वेश्चंस करें। if ax square plus bx plus 1 equals to 0 has no real roots, then so that a plus b plus 1 greater than 0, then so that a plus b plus 1 greater than 0। ट्राई कीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि भाई हैज नो रियल रूट्स, तो ग्राफ कौन सा बनेगा, ग्राफ तो मान के चलिए ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ तो या ऐसा बनेगा या नहीं तो ग्राफ ऐसा बनेगा। हैज नो रियल रूट्स का क्या मतलब, दो टाइप के ग्राफ बन सकते हैं, है ना, दो टाइप के ग्राफ बन सकते हैं। अब आपको ये पता करना होगा, यह कह रहा शो करना है कि a प्लस बी प्लस 1 जीरो है। इसको मान के चलिए हम लोग क्या मान रहते हैं एफ एक्स, ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या दो ग्राफ ही बनेंगे जो हैज नो रियल रूट्स के, ये वाले दो ग्राफ बनेंगे, है ना। और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। यदि मैं a प्लस बी प्लस 1 की बात कर रहा है ये, है ना, तो इसमें यदि मैं 1 की बात करता हूं एफ ऑफ 1, तो ये क्या हो गया a प्लस बी प्लस 1। इस केस में क्या है इस केस में क्या होगा एफ ऑफ 1 क्या है a प्लस बी प्लस 1 क्या होगा ग्रेटर देन 0। a प्लस बी प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अच्छा, मैं क्या करता हूं कि एफ ऑफ 0 निकालता हूं। एफ ऑफ 0 क्या आ रहा है 1 आ रहा है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 आ रही है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 आ रही है। और ये ग्राफ क्या बोल रहा है कि भाई एक्स की हर एक वैल्यू पे निगेटिव आना चाहिए, लेकिन एफ मैं यदि 0 रख रहा हूं एक्सप्रेशन में तो ये 1 आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्राफ है ये क्या होगा डिस्कार्डेड, ये ग्राफ हमारा नहीं बन सकता है, ग्राफ केवल क्या होगा ये होगा। तो यदि ग्राफ केवल ये है और ये कह रहा है कि भाई a प्लस बी प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो इस केस में एफ ऑफ 1 मैंने क्या हुआ a प्लस बी प्लस 1 किया, तो भाई x की हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, x की हर एक वैल्यू के लिए क्या है ये x की हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, तो 1 के लिए भी तो पॉजिटिव आएगा। मतलब एफ ऑफ 1 a प्लस बी प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा।
ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ गए। हैज नो रियल रूट्स, हैज नो रियल रूट्स जब भी लिखा रहेगा तो भाई दिमाग में ग्राफ आना ही चाहिए। ठीक है, आइए उसके बाद हम लोग जो हमारे IIT JEE में क्वेश्चंस आया हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस, लाजवाब क्वेश्चंस, मैं उसको आपको बताने जा रहा हूं। ये क्वेश्चंस है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चंस आया हुआ था। फाइंड वैल्यू ऑफ m, फाइंड वैल्यू ऑफ m। इस क्वेश्चन में आपको जो हम लोग लास्ट में पढ़े थे इनइक्वालिटी, उसको भी यूज आएगा, वो भी रिवीजन हो जाएगा। फाइंड वैल्यू ऑफ m so that y equals to x square plus 2m plus 6 into x plus 4m plus 12 is always positive, is always positive for all values of x belongs to real number. Find value of m, find value of m so that y equals to x square plus 2m plus 6 into x plus 4m plus 12 is always positive for x belongs to real number. इज ऑलवेज पॉजिटिव की बात कर रहा है ये, कि एक्स की हर एक वैल्यू के लिए, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए क्या है, पॉजिटिव आए। अब आप दिमाग लगाइए कहां पर एक्स की हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ रहा था। ये जो हमारा, मैं कह रहा हूं कि एक्स के हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव आए, अपना जो ग्राफ था, अपना जो ग्राफ था यही था ना, कि एक्स की हर एक वैल्यू के लिए, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए क्या है, पॉजिटिव है। और इसका कंडीशंस क्या है कि भाई a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड d लेस देन 0 होना चाहिए। आइए इसकी बात करते हैं। a क्या है अपना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये तो 1 आ गया, मतलब 1 तो क्या है, ऑलवेज, ऑलवेज ट्रू है ये। आइए उसके बाद कह रहा है कि भाई d लेस देन 0 होना चाहिए। अब इसमें d की बात करते हैं हम लोग, तो d लेस देन 0 कब आएगा, d लेस देन 0 के लिए ये इसका पहले d निकालिए। d क्या होता है, 2m प्लस 6 बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया 4, a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू ये क्या हो गया 4m प्लस 12, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं 2m प्लस 6। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से 2 यदि बाहर निकाल लें, इसमें से 2 यदि बाहर निकाल लेंगे तो m प्लस 3 का स्क्वायर बचेगा और 4 आकर के क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसको यदि हम लोग बाहर कर दें तो ये हो जाएगा m प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4m प्लस 12, ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है ना। आइए इसके बाद इसको हम लोग ओपन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 माइनस 4m माइनस 12, ये क्या होगा, लेस देन 0। इसको यदि हम लोग और m स्क्वायर 6m माइनस 4m कितना आ जाएगा 2m, 9m माइनस 12m माइनस 3m माइनस 3, ये क्या आ जाएगा, लेस देन 0। इसका फैक्टर होगा क्या, इसका फैक्टर कर सकते हैं ना अपन, माइनस 3 m स्क्वायर प्लस 3m माइनस m माइनस 3, इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो m इंटू एम प्लस 3, उसके बाद माइनस कॉमन आएगा तो क्या हो गया m प्लस 3, ये क्या हो गया, लेस देन 0। ये हो गया हमारा m माइनस 1 इंटू एम प्लस 3, ये क्या हो गया, लेस देन 0। अब हम लोग बेबी कर्व मेथड तो यूज करना जानते हैं ना, माइनस
कौन कौन सा है ये, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं इसका यूज करना। ये क्या हो जाएगा -3 और ये क्या हो गया 1। इधर क्या आएगा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। हमारा इंटरवल कौन सा होगा, लेस देन 0 है तो निगेटिव इंटरवल आएगा, और लेस देन 0 है ओनली तो भाई क्लोज सर्कल तो होगा नहीं। मतलब m बिलोंग्स टू कितना आ गया -3 to 1। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। m बिलोंग्स टू -3 to 1। तो ये मतलब कंसेप्ट समझने के लिए आपको अच्छा क्वेश्चन था जो इसने इस तरह से इसको सेंटेंस इसको यूज किया था, ठीक है। तो आप लोग यहां तक आप लोग जो है यहां तक आप लोग देखे तो आप लोग को मतलब बेसिक जानकारी जो है आज ग्राफ के बारे में उसके कंसेप्ट के बारे में आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन कल जो है और 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद और भी हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं पर रखता हूं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।